नमस्कार साथियों एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन स्टडी सेशन। आज हम आगे चलते हैं। ज्योग्राफी की क्लास में हमने जिस प्रकार से स्टडी शुरू की थी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने ब्रह्मांड या यूनिवर्स का अध्ययन किया, उसके बाद हमने गैलेक्सी मिल्की वे का अध्ययन किया। अब उसके बाद हम आ गए थे साथियों सौरमंडल के अध्ययन पे। सौरमंडल का अध्ययन हमें आगे बढ़ाना है। कुछ चीजें हमने सौरमंडल में पढ़ रखी थी, तो अभी तक सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं हम एक थोड़ा सा नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं। उन चीजों से संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको देंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि यह सेशन आपका अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला कोई एग्जाम है तो उसके लिए भी जरूरी है, और साथ में कहीं पर मेंस होती है जैसे सिविल सर्विस, तो उसके लिए भी ये सारी चीजें काम आएंगी। तो साथियों यहां पर दोनों चीजों को साथ में लेकर के सेशन तैयार किया जा रहा है। अभी आपको हम इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताएंगे, क्योंकि सभी एग्जामिनेशंस में मेंस तो होती नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मेंस के लिए हाउ टू राइट द आंसर, उसमें भी आपको कंटेंट्स मिलेंगे जब ज्योग्राफी में फर्दर हम आगे चलते जाएंगे। आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, सौरमंडल तक हमारी पहुंच हो गई है, सौरमंडल को कंप्लीट करना है, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें। हम देखना चाहेंगे भाई आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। इन क्वेश्चन के आंसर्स भी आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चंस आपके सामने साथियों, हम आंसर्स पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ आंसर्स आपके लिए छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए आंसर समझ में नहीं आता तो वीडियोस आपको देखने होंगे, उसके बाद आप उसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है साथियों, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। आपके पास विकल्प है भूकंप की तीव्रता, उपग्रहों की गति, तारों एवं आकाशगंगाओं की गति, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। साथियों इसको हमने चर्चा में लिया था, रेड शिफ्ट में इसको हमने चर्चा में लिया था। इसका आंसर मैं ही आपको बताता हूं कि प्रकाश के डॉपलर प्रभाव से तारों एवं आकाशगंगाओं की गति का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? तारों एवं आकाशगंगाओं की गति का। इसका मतलब है सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों यहां पर ध्यान रखना है कि जब हमने रेड शिफ्ट की चर्चा की थी, जब हम बात कर रहे थे बिग बैंग एक्सप्लोजन थ्योरी के सर्टिफिकेशन की, तो मैंने आपको बताया था कि रेड शिफ्ट क्या है, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पर ही आधारित है, जिसमें यह पता करना होता है कि कोई आकाशीय पिंड पृथ्वी से दूर जा रहा है या पास आ रहा है। इसको कैसे पता कर सकते हैं? तो अगर मान लीजिए प्रकाश से आने वाला वर्णक्रम लाल है, इसका मतलब ये रेड शिफ्ट दर्शा रहा है और तारा दूर जा रहा है। अगर मान लीजिए तारा पास आएगा तो ध्यान रखिएगा उसके वर्णक्रम से वायलेट कलर या बैगनी कलर पृथ्वी तक पहुंचेगा। ये जो रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, ये डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में ही बेसिकली एक्सप्लेन किया जाता है। इस पे हमने चर्चा कर ली थी। क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों। क्वेश्चन ये है कि खगोल की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। खगोल की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आपके पास ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, खगोल की एकक जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, नेक्स्ट वर्गमील, और उसके बाद पारसेक। क्या सही होगा? मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप दे सकते हैं। चूंकि आज फर्स्ट बार ऐसा मैं कर रहा हूं तो मैं ही इसका आंसर दे दूं। ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। आपको ध्यान रखना है साथियों, मैंने बताया था कि अगर हम 1 पारसेक इज इक्वल टू देखेंगे तो 1 पारसेक इज इक्वल टू कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर्स या प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसका मतलब है कि प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। बाकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की होती है, जो ये दर्शाती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो क्या है। तो यहां पर सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी साथियों? आपकी पारसेक हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन का आंसर है आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में और पहले एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोबे योजना संबंधित है। अगर आप यूजीसी जेआरएफ नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी जेआरएफ नेट में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं साथियों। आप पिछले पेपर्स देखेंगे ज्योग्राफी के और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, कोबे। ये क्वेश्चन बेसिकली यूजीसी से ही रिलेटेड है और ये आपके पीजीटी एग्जाम में भी आ चुका है। सिविल सर्विसेज में तो सारे क्वेश्चंस आते हैं साथियों। देखेंगे कि अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन, कोबे प्रोजेक्ट के बारे में, कि अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो
के प्रक्षेपण अभियान से संबंधित है। नेक्स्ट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के संचार उपग्रह प्रक्षेपण से संबंधित है। नेक्स्ट रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल अभियान से संबंधित है। आपको यह बताना है कि कोबे प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। साथियों इसको हमने डिस्कशन में लिया था, मैंने बताया था इसका फुल फॉर्म आपको कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट। ये एक्सप्लोरर 66 के नाम से भी जाना जाता है। नासा का प्रोजेक्ट है, ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने से संबंधित है, खासकर बिग बैंग एक्सप्लोजन या महाविस्फोट के सिद्धांत के प्रमाणन से संबंधित है। साथियों उस पर हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि जो गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर है अमेरिका में, नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, वहां पर प्रोजेक्ट हेड थे जॉन मेदर, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए। डिटेल में आप वीडियो देख सकते हो, उसमें सारी चीजें बताई थी। आपका आंसर हो जाएगा ए। ये आंसर क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने से संबंधित है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों 4-5 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है हर एक सेशन में। देखेंगे क्वेश्चन है सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा की किस भुजा में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सौर मंडल है ये मिल्की वे आकाशगंगा की किस भुजा में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, पहला है स्कूटम सेंटोरस, दूसरा है ओरियन सिग्नस, तीसरा है नोरोमा और चौथा है परसियस। साथियों इसका आंसर आपको देना है। आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, पढ़ करके आंसर देंगे। यहां पर मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि मिल्की वे की किस भुजा में आपका सूरज और सौर मंडल स्थित है। तो ध्यान रखिएगा 4 भुजाओं के नाम यहां पर है। कौन सी गौण भुजाएं हैं, कौन सी प्राथमिक या प्रमुख भुजाएं हैं, सब आपको पता होना चाहिए। वीडियोस में सारी चीजें मैंने बताई हैं। यहां पर स्कूटम सेंटोरस, ओरियन सिग्नस, नोरेमा और उसके बाद परसियस 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉस्मिक किरणों के संबंध में असत्य है। असत्य है, इस पे ध्यान रखिएगा। कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन कौन से उस पे पहले हम एक बार देख ले क्या क्या लिखा हुआ है। ये पदार्थ के ऊर्जा में परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान की विलुप्त मात्रा से संबंधित होती हैं। किसकी बात चल रही है? कॉस्मिक किरणों की। नेक्स्ट, इन किरणों में 89% प्रोटॉन कण होते हैं। नेक्स्ट, इनका अध्ययन सर्वप्रथम मिल्कन ने किया था। नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणें जीव जंतुओं के लिए लाभप्रद होती हैं। साथियों कॉस्मिक किरणों का बहुत अच्छा डिटेल में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। पिछले वीडियोस आप देखेंगे उसमें आपको ये मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, बट 1-2 के छोड़ूंगा ताकि आप भी मेहनत कीजिए। सारी चीजें वीडियोस में बताई हुई हैं, बस आपको देखना है, देख करके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। साथियों यहां पर लिखा हुआ है कि जो अंतरिक्ष किरणें हैं उसके संबंध में क्या सही है। सबसे पहली बात, 1925 में मिल्कन ने ही इसका सबसे पहले अध्ययन किया था, मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद इस किरण में एक्चुअल होता क्या है, 89% प्रोटॉन होते हैं, 9% रेडिएशन होता है, और साथ में कुछ मात्रा में आप देखें कार्बन, हाइड्रोजन, लोहा जैसे जितने भी आपके तत्व हैं इनके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं या इनके छोटे छोटे से सूक्ष्म कण होते हैं। यह भी सही है, मतलब बी वाला ए है कि ऊर्जा में परिवर्तन के दौरान जब पदार्थ ऊर्जा में बदलता है तो द्रव्यमान की कुछ मात्रा का ह्रास होता है। जो मात्रा ह्रास होती है या डेप्रिशिएट होती है साथियों, वही किस में बदलती है? कॉस्मिक किरणों में, मतलब ए ऑप्शन भी सही है। लेकिन इसमें जो डी ऑप्शन लिखा है साथियों कि कॉस्मिक किरणें जीव जंतुओं के लिए लाभप्रद है, लाभप्रद नहीं होती, हानिकारक होती है। कैसी होती है साथियों? हानिकारक होती है। पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल सभी के लिए हानिकारक है, जहां तक हम सजीविता के संदर्भ में उनका अध्ययन करेंगे। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा साथियों वो असत्य हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अब कुछ चीजें हमने डिस्कशन में यहां पर ली हैं, एक आध क्वेश्चंस और आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे नेक्स्ट, आकाशगंगा के केंद्र बल्ज का नाम एक्चुअल क्या है? सैजिटेरियस SGR A*। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि परिक्रमा करने में सूर्य कितना समय लगाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है साथियों, वैसे ही सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य बल्ज या आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करता है। एक परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है, यही पूछा गया है, या बोल सकते हैं उसका परिक्रमण काल कितना है। यहां पर ऑप्शन है, आप देखेंगे 10 करोड़ साल, 50 करोड़ साल, 25 करोड़ साल और 100 करोड़ साल। क्या सही आंसर है साथियों? मैंने आपको यहां पर ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर का कॉन्सेप्ट बताया था और मैंने कहा था कि कॉस्मिक ईयर का मतलब होता है वह अवधि जिसमें सूर्य मिल्की वे के केंद्र की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है।
कितना समय लगता है साथियों? उसमें समय लगता है 25 करोड़ वर्ष का। आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? 25 करोड़ वर्ष, मतलब बी इज द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे आते हैं और ये वीडियोस, ये सेशंस, ये स्टडी आपके लिए जरूरी क्यों है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम फिर से कुछ चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने सूर्य पे अध्ययन रोका हुआ था। हमने देखा था सूर्य की आंतरिक और बाहरी संरचना। साथियों, सूर्य की आंतरिक संरचना की 3 परतें हमने डिस्कशन में ली थी। पहला था सबसे आंतरिक संरचना, जिसको हम कोर कहते हैं, कोर का डिस्कशन किया था हमने। उसके बाद उसके ऊपर की संरचना, या जिसको मध्यवर्ती परत कहते हैं, 3 में से बीच वाली परत, जिसको हमने क्या नाम दिया था? विकिरण मेखला, रेडिएटिव जोन। और सबसे बाहर की परत को साथियों हमने नाम दिया था संवहनीय मेखला या कन्वेक्टिव जोन। ये सूर्य के भीतर के 3 क्या हैं? आप अलग अलग भाग देखेंगे। सूर्य के भीतर मतलब सूर्य के धरातल के अंतर के भाग हैं। अब सूर्य के धरातल के अंदर के भागों को आप इस फिगर में भी देख सकते हैं साथियों। इस फिगर में साफ साफ समझ में आ रहा है, आप देख रहे हैं कि सबसे अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा साथियों? ये जो सबसे अंदर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यही कहलाएगा आपका कोरिया केंद्र। कोरिया केंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो हिस्सा है, यहीं पर हाइड्रोजन हीलियम में सर्वाधिक मात्रा में परिवर्तित होती है। हेंस बेथे के जो उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन चक्र है, उसके आधार पे हमने इस चीज को समझा भी था कि जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है, उस कंडीशन में एनॉर्मस अमाउंट में, मैसिव अमाउंट में क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन होता है। यही एनर्जी आग के रूप में बाहर निकलती है और संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित करती है। ध्यान रखिएगा, जब ये ऊर्जा उत्पादन का कार्य होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है सूर्य के भीतर? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन। मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु क्या करते हैं? जुड़ करके हीलियम के 1 परमाणु का निर्माण करते हैं और ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं। साथियों, यहां पर जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल केंद्र में हो रहा है, सूरज के बाहर भी होगा, आउटर लेयर्स में, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कहां पर होता है? आप देखेंगे उसकी कहां पर होती है प्रोडक्टिविटी? वो होती है केंद्र में। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो कोर है, कोर के चारों ओर क्या स्थित है? कोर के चारों ओर आपको जो परत दिख रही है, वो परत क्या है साथियों? वो परत कहलाती है आपकी रेडिएटिव जोन। क्या कहलाती है? रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन या विकिरण मेखला को आप देखेंगे साथियों कि अगर मान लीजिए कि कोई, यहां मैं आपको बना के बता देता हूं, सपोज मान लीजिए केंद्र है, इस केंद्र से सपोज मान लीजिए किरणें, इस प्रकार से विकिरण क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान बाहर निकल रहा है। ये एक विकिरण बाहर गया और दूसरा विकिरण साथियों ये बाहर गया। ठीक है, अब ये जो विकिरण बाहर निकल रहे हैं साथियों, ये विकिरण क्या होंगे? जो कोर या केंद्र है, केंद्र से फिर कहां पर जाएंगे? केंद्र से साथियों आप देखेंगे विकिरण मेखला में जाएंगे। बीच वाला आपका ये पार्ट क्या हो गया? विकिरण मेखला हो गया। ठीक है ना, जिसको हम रेडिएटिव जोन कहते हैं। यहां जाएंगे, इसके बाद संवहनीय मेखला में जाएंगे। किस में जाएंगे? संवहनीय मेखला में जाएंगे और उस संवहनीय मेखला से होकर के फिर ये अंतरिक्ष में बाहर निकल जाएंगे। साथियों, यहां पर ध्यान रखना है कि कोर या केंद्र से ये जो किरणें चलती हैं या विकिरण चलते हैं, इनको हम नाम दे दें। जैसे हमने नाम दे दिया एक्स किरण, हमने नाम दे दिया ऊर्जा वाहक फोटोन, या हमने नाम दे दिया ये गामा किरणें। अब ये किरणें क्या हो रही हैं? बाहर जा रही हैं। साथियों, यहां पर देखेंगे जो आपके समझने की महत्वपूर्ण चीज है कि विकिरण मेखला को किरणें हजारों वर्षों में पार कर पाती हैं। साथियों, हजारों वर्षों में पार कर पाती हैं विकिरण मेखला को, और फिर वो कहां जाती हैं? संवहनीय मेखला में जाती हैं। साथियों, यहां पर पहले मैं चीजों को आपको मैं इस फिगर में बता दूंगा, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स मैंने यहां पर बेसिकली लिखे हुए हैं उनको भी मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपके नोट्स भी बनते चलें। आप देखेंगे उसके बाद जो संवहनीय मेखला है साथियों, ये किससे बनी हुई है? संवहनीय मेखला बनी हुई है साथियों, आप देखेंगे इस प्रकार से कोशिकाओं से। जो कोशिकाएं हैं, अगर आप देखेंगे संवहनीय मेखला में नीचे, मतलब विकिरण मेखला के पास जो कोशिकाएं हैं वो बड़े आकार की हैं, और जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो कोशिकाओं का आकार छोटा होता जाता है। जो छोटे आकार की कोशिकाएं हैं संवहनीय मेखला में साथियों, ध्यान रखिएगा, इनका व्यास लगभग 1000 किलोमीटर होता है, और जो बड़ी कोशिकाएं हैं वो तो 10 से 15,000 किलोमीटर के व्यास की होती है। ये जितनी चीजें मैंने भी बताई, ये सब सूरज के अंदर की चीजें, सूरज के अंदर की चीजें हैं। यहां पर सूरज के अंदर की चीजों में एक चीज मैं और बताना चाहूंगा साथियों, कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहां से कोई विकिरण बाहर निकल रहा है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, विकिरण बाहर अंतरिक्ष में नहीं जा पाता, क्योंकि सूर्य का जो एक्सट्रीम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके प्रभाव से यह विकिरण पुनः क्या होता है? वापस आ जाता है। कहां पर? आप देखेंगे सूर्य के भीतरी हिस्से में। जब ये सूर्य के भीतरी हिस्से में वापस आता है तो क्या होता है साथियों? यहां पर आप इस फिगर में देखेंगे कि होता यह है कि जब वो भीतर वापस आएगा तो जहां से लौटेगा वापस, आप देख रहे हैं जहां से लौटेगा वापस, वहां पर क्या बन जाते हैं? सौर कलंक या सनस्पॉट। एक्चुअली सौर कलंक होते क्या है
साथियों सौर कलंक का मतलब होता है कि वैसे सामान्य रूप से जो सूर्य का संवहनी मेखला वाला आउटर सरफेस है या धरातल है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? सामान्य रूप से उसका टेम्परेचर होता है साथियों, आप देखेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जहां से इस प्रकार से विकिरण भीतर लौटते हैं साथियों, यहां पर आप देखेंगे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना हो जाता है टेम्परेचर? आप देखेंगे टेम्परेचर हो जाता है लगभग 1500 से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच। मतलब ये वाला हिस्सा होगा वो धरातल के अन्य हिस्से से थोड़ा सा कम चमकदार दिखाई देगा, इसलिए इसको धब्बे के रूप में जाना जाता है। यही धब्बे सनस्पॉट्स कहलाते हैं। सनस्पॉट में अम्ब्रा पेनम्ब्रा क्या होता है, फ्राउनहोफर लाइन क्या होती है, उसको हम आगे अभी समझेंगे। अभी केवल इतना ही आप समझ लें। अब चलिए जो चीजें लिखी हुई हैं उन चीजों को भी देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि एक बार मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीजें शॉर्ट में बता दी हैं। अब जो लिखा हुआ है उसको भी मैं पढ़ देता हूं ताकि चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके लिए। देखेंगे सूर्य की आंतरिक एवं बाहरी संरचना, ये लिखी हुई है सूर्य की आंतरिक एवं बाहरी संरचना। यहां पर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सबसे पहले देखेंगे सूर्य का व्यास कितना है। व्यास क्या होता है साथियों? यहां पर देखेंगे व्यास का मतलब होता है यहां से लेकर के यहां तक एक गोला है, गोले में एक छोर से दूसरे छोर तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वो कितना है? लगभग 13,92,000 किलोमीटर। साथियों देखेंगे सूर्य की त्रिज्या क्या है, तो व्यास की आधी लगभग 6,96,000 किलोमीटर है। साथियों आप देखेंगे सूर्य के कोर का टेम्परेचर कितना है। कोर का मतलब होता है साथियों, कोर मतलब ये केंद्र, केंद्र का टेम्परेचर कितना है, तो कोर का टेम्परेचर हम देखेंगे तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। कितना है साथियों? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 1.5 करोड़, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये आपके कोर का टेम्परेचर है। लेकिन जो संवहनी मेखला की आउटर सरफेस जिसको सूर्य का धरातल कहते हैं, उसका टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। साथियों देखेंगे जो सन स्पॉट है उसका टेम्परेचर कितना निकल करके आता है? उसका टेम्परेचर निकल करके आता है लगभग 1500 से 4000 डिग्री सेल्सियस। यहां पर मैंने आपको बताया था। इस फिगर को देख करके एक बार इन चीजों को दिमाग में बैठा लें, क्योंकि आगे हम स्टेटमेंट्स पढ़ते जाएंगे तो आपको इस फिगर की चीजें वहां पर याद रहनी चाहिए। आगे देखेंगे साथियों क्या चीजें लिखी इंपॉर्टेंट। यहां पर लिखा हुआ है विकिरण मेखला के बारे में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब उसको आपको एक बार पढ़ देता हूं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो विकिरण मेखला है ये कोर के चारों ओर स्थित है। सबसे भीतर वाला हिस्सा कोर है, ठीक है। मान लीजिए छोटी बॉल कोर है, उसके ऊपर एक आवरण चढ़ गया, वो आवरण क्या हो गया? विकिरण मेखला या रेडिएटिव जोन हो गया सूर्य के संदर्भ में। ये कितनी दूर है, तो सूर्य के केंद्र से इसकी दूरी देखेंगे कहां तक विस्तृत है, तो सूर्य के केंद्र से आप देखेंगे 5,56,000 किलोमीटर तक स्थित है, दूरी तक, ठीक है। सूर्य के केंद्र से 5,56,000 किलोमीटर की दूरी तक क्या स्थित है? आप देखेंगे विकिरण मेखला। उससे पहले हमने आपको बताया था कोर के संदर्भ में कि जो कोर का व्यास है वो कितना है? लगभग 3,48,000 किलोमीटर। इसका परिधि कितनी हो जाएगी? तो 3,48,000 किलोमीटर की आधा। जो आधी दूरी होगी वो किसकी हो जाएगी? कोर की। उसके बाद वाली दूरी 5,56,000 किलोमीटर तक किसकी हो जाएगी साथियों? वो हो जाएगी आपकी विकिरण मेखला की। अब आगे देखेंगे, इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने सूर्य का ये चित्र बना दिया, ये कोर हो गया, कोर के बाद ये विकिरण मेखला हो गई। जो कोर है, ये कोर की दूरी कितनी है? अगर हम सूर्य का ये सेमी सर्कल बना दें यहां पर, तो आपकी जो कोर की दूरी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? ये है 3,48,000 किलोमीटर, 3,48,000 किलोमीटर। अब 3,48,000 का आधा देखेंगे तो लगभग कितना हो जाता है? 1,74,000 किलोमीटर। तो 1,74,000 किलोमीटर किसका क्या हो जाएगा व्यास? आप देखेंगे कोर का। और उसके बाद 5,56,000 किलोमीटर तक, ये दूरी तक 5,56,000 किलोमीटर की दूरी तक आपका क्या मिल जाएगा? संवहनीय मेखला, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस किस प्रकार से यहां पर आप समझ सकते हैं। आगे देखेंगे कि जो ऊर्जा कण फोटोन, क्या क्या चीजें विकिरण मेखला से निकलती है? ऊर्जा कण फोटोन, एक्स किरणें, गामा किरणें आदि इसी मेखला से होकर के बाहर निकलती हैं। एक विकिरण इस मेखला को हजारों वर्षों में पार कर पाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो अंतरतम बल है वो बल क्या करता है? उसको आसानी से बाहर जाने नहीं देता। आगे देखेंगे साथियों। अब हम संवहनी मेखला की चर्चा कर लेते हैं। संवहनी मेखला क्या है? तो आप देखेंगे सूर्य की आंतरिक संरचना की सबसे बाहरी परत है। सूर्य की जो आंतरिक संरचना उसकी सबसे बाहरी परत, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे बाहरी परत धरातल है जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य की आंतरिक संरचना की सबसे बाहरी परत है। इसकी चौड़ाई कितनी साथियों? 1,39,000 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 1,39,000 किलोमीटर। मतलब 5,56,000 किलोमीटर के ऊपर आप क्या करेंगे? एक और आवरण बनाएंगे। आवरण बना करके ये दूरी देखेंगे कितनी हो जाएगी? 1,39,000
किलोमीटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1,39,000 किलोमीटर क्या हो गया आपका, ये चौड़ाई हो गई किसकी, कन्वेक्टिव जोन की या संवहनीय मेखला की। साथियों जो संवहनी मेखला है ये कोशिकाओं से मिलकर के बनी है, सेल्स से मिलकर के इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी। यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है कि कोशिकाओं से निर्मित है ये, नीचे बड़ी कोशिकाएं हैं तथा ऊपर छोटी कोशिकाएं। कोशिकाओं से निर्मित है, नीचे बड़ी कोशिकाएं, ऊपर छोटी कोशिकाएं। छोटी या बाहरी कोशिकाओं का व्यास कितना है साथियों, लगभग 1000 किलोमीटर है। जो छोटी या बाहरी कोशिकाएं उनका व्यास कितना है, उनका व्यास लगभग 1000 किलोमीटर है। आगे देखेंगे संवहनी मेखला के बारे में हमने चर्चा करी। अब उसके बाद देखेंगे सूरज की बाहरी संरचना। जो सूर्य की बाहरी संरचना है उसका हम क्या कर रहे हैं, यहां पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये सूर्य की आंतरिक संरचना बनी है साथियों, इसमें बाहरी संरचना मैंने यहां पर बनाई हुई है। आप देखेंगे ये जो आंतरिक संरचना है जिसमें आपने सबसे नीचे सबसे अंदर क्या देखा था साथियों, सबसे अंदर कोर देखा था, ये कोर है। उसके बाद ये विकिरण मेखला है, विकिरण मेखला। और उसके बाद ये आपकी संवहनीय मेखला है, संवहनीय मेखला। मैंने बताया था संवहनीय मेखला किससे बनी है, इस प्रकार से कोशिकाओं से बनी है। इस चीज को साथियों आपको याद रखना है। अब आप देखेंगे यहां पर कि संवहनी मेखला के बाहर जो सूर्य का वायुमंडल है उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। यहां पर आप देखेंगे 3 भाग दिख रहे हैं साथियों आपको। सबसे पहला क्या है, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, फिर वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर, उसके बाद किरीट या कोरोना। ये सूर्य के वायुमंडल के 3 अलग अलग हिस्से हैं साथियों। यही चीज लिखी हुई है, प्रकाश मंडल, उसके बाद वर्णमंडल, उसके बाद किरीट या कोरोना। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये हम बाहरी आवरण की बात कर रहे हैं, सूर्य के वायुमंडल की 3 परतों की बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये बेसिकली फोटोस्फीयर होता क्या है, प्रकाश मंडल होता क्या है। देखिए प्रकाश मंडल का मतलब होता है ऐसा हिस्सा जिसको सूर्य के एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में भी शामिल किया जाता है और साथ में सूर्य के धरातल में भी रखा जाता है। यहीं पर टेंपरेचर कितना होता है, ध्यान रखिएगा साथियों, टेंपरेचर यहां पर 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, क्योंकि संवहनी मेखला से ही इसकी शुरुआत होती है। और संवहनी मेखला की जो आउटर सरफेस है उस पर तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये लिखा हुआ है संवहनी मेखला की बाहरी परत पर स्थित है ये। उसके बाद आप देखेंगे कि सूर्य के धरातल एवं वायुमंडल दोनों में इसे शामिल किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया। देखेंगे यहां सौर गैसों के ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रघटना दिखाई देती है। जो सोलर गैसेस हैं वो बहुत तेजी से क्या करती हैं, आप देखेंगे तूफान के साथ, ये तूफान आग का तूफान होता है, ये बाहर जाती हैं और अंदर आती हैं। तो इनका बाहर जाना और अंदर आना, बाहर जाना और अंदर आना, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो कहां पर दिखाई देती है साथियों, आप देखेंगे वो दिखाई देती है प्रकाश मंडल में। आप देखेंगे कोशिकाओं के मध्य का वह हिस्सा जहां से सौर गैसें बाहर निकल जाती है, मतलब वो सूर्य के केंद्र से निकली और बहुत तेजी से सूर्य की आंतरिक संरचना को पार करते हुए सूर्य के वायुमंडल से बाहर चली गई, अंतरिक्ष में चली गई। कोशिकाओं के बीच का वह हिस्सा, कोशिकाओं से बनाया क्या आपका संवहनी मेखला, उनके बीच से क्या हो रही है, ये विकिरण निकल रहे हैं, रेडिएशंस निकल रहे हैं और बाहर चले जा रहे हैं। जहां से बाहर जाएंगे साथियों वहां पर तापमान क्या होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस, वो ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां से विकिरण क्या होते हैं, पुनः सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वापस आ जाते हैं सूर्य के भीतर। जहां से वापस आएंगे वहां पर तापमान कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों तापमान, 1500 से 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वो हिस्सा अपेक्षाकृत काले धब्बे के रूप में दिखाई देगा, इसे ही सन स्पॉट या सौर कलंक कहते हैं साथियों। वही चीज लिखी है। देखेंगे कि कोशिकाओं के मध्य का वह हिस्सा जहां से सौर विकिरण बाहर निकलता है वो चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, जबकि वह हिस्सा जहां अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसें तथा विकिरण पुनः वापस लौट आते हैं वह काला दिखाई देता है। यही जो काला हिस्सा है क्या कहलाता है साथियों, सनस्पॉट या सौर कलंक कहलाता है। ये संपूर्ण सूर्य की संरचना आपके सामने बनी हुई है। इसमें देखेंगे छोटे छोटे से काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। काले धब्बों को अलग से हम देखेंगे तो ये काले धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों। आप देखेंगे इस फिगर में, इमेज में आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये जो काले धब्बे हैं साथियों, उन्हीं काले धब्बों को हम सनस्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, सनस्पॉट कहते हैं। ये सनस्पॉट बना हुआ है। अब इसमें एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा सनस्पॉट में, मैं उसको बना दूं पहले ताकि उस चीज को बना करके समझाया जा सके। देखिए बीच में सनस्पॉट में काला धब्बा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल काला, ठीक है। इस काले धब्बे के बाद, इस काले धब्बे के बाद इसके चारों ओर आप देखेंगे साथियों, इसके चारों ओर देखेंगे तो हल्का प्रकाशमान धब्बा दिखाई दे रहा है। कैसा, हल्का प्रकाशमान, ऐसा मैंने बना दिया। ये आप देखेंगे हल्का प्रकाशमान धब्बा उसके चारों ओर दिखाई दे रहा है। ये जो बीच का आपका बिल्कुल काला हिस्सा है साथियों, बीच का जो काला हिस्सा है इसको हम अम्ब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अम्ब्रा। इसको लिख लेना आप, इसको हम कहते हैं अम्ब्रा, UMBRA, अम्ब्रा कहते हैं, ठीक है।
उसके चारों ओर का जो हल्का प्रकाशमान भाग है वो क्या कहलाता है साथियों? पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा कहलाता है, इसको भी आप लिख लेंगे, पेनम्ब्रा कहलाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा के बीच में एक स्प्लिट लाइन होती है, विभाजक रेखा होती है। जो विभाजक रेखा होगी साथियों उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फ्रॉनहोफर लाइन। क्या कहेंगे साथियों? फ्रॉनहोफर लाइन। क्या कहेंगे साथियों? फ्रॉनहोफर लाइन। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सॉरी, एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, जो बीच का काला वाला हिस्सा है, इस हिस्से का टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उसके चारों ओर सराउंडिंग्स में जो टेम्परेचर हो 3 से 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और उसके बाद जो उसके बाहर का परत है, उसके बाहर का हिस्सा है जो पीले रंग का यहां पर दिखाई दे रहा है, देखिए काला है, एक ऑरेंज है, उसके बाद अब बाहर देखेंगे पीला। पीला हिस्सा है, उसका टेम्परेचर है साथियों 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब काले का लगभग 1500, ऑरेंज कलर का आप देखेंगे 3 से 4000 और पीले का क्या हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक बात और, मैंने यहां पर लिखा है फ्रॉनहोफर लाइन। ये जो फ्रॉनहोफर लाइन है ये क्या है? ये अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, सन स्पॉट या सौर कलंग में जो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा है उसके बीच की विभाजक रेखा है। ठीक है, आपने रेनबो देखा है, इंद्रधनुष देखा है, 7 रंगों से मिलकर के इंद्रधनुष बनता है। अक्सर आप देखेंगे वर्षा ऋतु में पानी गिरने के बाद जब आप देखेंगे बादल छाए रहते हैं तो उस बादल में आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष में जो 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं साथियों, इन 7 कलर्स में से 2 कलर्स के बीच में, 2 रंगों के बीच में भी स्प्लिट लाइन पाई जाती है या विभाजक रेखा पाई जाती है। 2 रंगों को विभाजित करने वाली वो रेखा भी क्या कहलाती है साथियों? उसको भी हम कहते हैं फ्रॉनहोफर लाइन। सन स्पॉट में भी फ्रॉनहोफर लाइन है और वहां पर भी फ्रॉनहोफर लाइन है। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, पहले भी आ चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो साथियों आपको इसे ध्यान में रखना है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं कुछ चीजें और जो आपके लिए शॉर्ट में नोट्स के रूप में मैंने यहां पर लिखी हुई है। देखिए, सौर कलंक की जो अवधि होती है वो कितनी होती है साथियों? सामने लिखा हुआ है 22 वर्ष। ठीक है ना? जो सौर कलंक चक्र होता है वो टोटल 22 ईयर्स का होता है, 22 ईयर्स का होता है। जो 22 साल है उसमें से 11 वर्ष क्या होगा? पहले के 11 वर्ष आपका इस सौर कलंक बढ़ेगा। ठीक है, स्पॉट्स बढ़ेंगे और दूसरे 11 वर्ष में फिर वो कम होने लगेंगे। बढ़ना, कम होना, बढ़ना, कम होना। तो बढ़ने और कम होने दोनों की अवधि कितनी होती है? ध्यान रखिएगा 22 वर्ष। लेकिन किसी एक की अवधि देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? बढ़ने बस की तो 11 वर्ष होती है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीजें और लेते हैं डिस्कशन में। मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम देखेंगे वर्णमंडल क्या होता है, वर्णमंडल का डिस्कशन कर लें। अभी हमने किसका डिस्कशन किया साथियों? अभी हमने प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर का डिस्कशन किया और फोटोस्फीयर को देखा कि सूर्य की बाहरी संरचना का यह सबसे भीतरी भाग है। सूर्य की बाहरी संरचना जिसको वायुमंडल कहेंगे उसका सबसे भीतरी हिस्सा है। इसको सूर्य के धरातल में भी शामिल किया जाता है और साथ में सूर्य के वायुमंडल में भी शामिल किया जाता है। ठीक है, मतलब ये सूर्य का वास्तविक वायुमंडल नहीं कहलाता, लेकिन फिर भी सूर्य के बाहरी हिस्से का ये एक भाग माना जाता है। अब जो सूर्य के बाहरी हिस्से में एक्चुअल एटमॉस्फेयर, सूर्य का वास्तविक वायुमंडल कहलाता है, वो क्या है? आपका वर्णमंडल। वो क्या कहलाता है साथियों? वर्णमंडल। जब हम वर्णमंडल की बात करते हैं तो इसकी मोटाई बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 3000 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर जो सनस्पॉट हमने पढ़ा ना, सनस्पॉट कहां पर दिखता है? आपने देखा फोटोस्फीयर में या प्रकाश मंडल में। तो प्रकाश मंडल में जो सनस्पॉट्स दिखते हैं, उन सनस्पॉट्स के चारों ओर आप देखेंगे इस मंडल से क्या दिखाई देता है? मैग्नेटिक क्लाउड्स दिखाई देते। क्या दिखाई देते हैं साथियों? मैग्नेटिक क्लाउड्स दिखाई देते हैं। इन मैग्नेटिक क्लाउड्स को क्या कहा जाता है? इन मैग्नेटिक क्लाउड्स को साथियों लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि प्लेक्स या फ्लोकुली कहते हैं। प्लेक्स या फ्लोकुली कहते हैं। एक बार मैं क्या करता हूं, वर्णमंडल के लिए आपके लिए जो नोट्स मैंने बिल्कुल समराइज वे में बनाए वो एक बार पढ़ देता हूं। देखिए लिखा हुआ है ये सूर्य का वास्तविक वायुमंडल है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है? 2000 से 3000 किलोमीटर है। फोटोस्फीयर की बाहरी सीमा से शुरू होता है और कोरोना तक विस्तृत है। ठीक है, फोटोस्फीयर की बाहरी सीमा से शुरू होगा और कोरोना तक विस्तृत होगा। हम पिछले चित्र में इसको देख सकते हैं, यहां पर मैंने चित्र बनाया था, देखिएगा आप इस चित्र में आप थोड़ा सा समझ लेंगे इस चीज को। देखिए यहां पर देखेंगे वर्णमंडल लिखा है, यह प्रकाश मंडल की बाहरी सीमा से शुरू हुआ और कहां तक जाता है साथियों? आप देख रहे हैं किरीट या कोरोना तक जाता है। अब यहां पर जो आप देखेंगे प्रकाश मंडल और वर्णमंडल के बीच की सीमा रेखा है, वहां पर टेम्परेचर होता है 4500 केल्विन। कितना होता है? 4500 केल्विन। लेकिन वर्णमंडल और किरीट के बीच का जो आप भाग देख रहे हैं, यहां पर तापमान कितना होता है? 1,00,000 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? मतलब यह हुआ कि जब आप क्या करते हैं, जब आप प्रकाश मंडल और वर्णमंडल की सीमा से चलना शुरू करते हैं और फिर वर्णमंडल और किरीट या कोरोना की सीमा पर जाते हैं, तो इसमें तापमान बढ़ता है। कुल मिलाकर के जब आप
वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर में बाहर की तरफ जाते हैं तो तापमान तेजी से इंक्रीज होता है, लेकिन यहां पर गैसों का घनत्व घटता जाता है। घटेगा क्या? डेंसिटी ऑफ द गैसेस, गैसों का घनत्व घटेगा, लेकिन तापमान साथियों बढ़ता जाएगा। उस चीज को इस फिगर में मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं, वो सारी चीजें नोट्स के रूप में आपके लिए लिखी हुई हैं। आप यहां पर देखेंगे ये वर्णमंडल आपके सामने आ गया है। क्रोमोस्फीयर में आप देखेंगे बाहर की ओर जाने पर गैसीय घनत्व घटता है, यही चीज मैंने आपको बताई, लेकिन तापमान बढ़ता है। कितना बढ़ता है? मैंने अभी बताया कि जो आपका फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर लिमिट है, लैंडमार्क स्टेज है, या जिसको बोल सकते हैं प्रकाश मंडल, वर्णमंडल की सीमा रेखा है, वहां पर 4500 केल्विन होगा टेम्परेचर, ठीक है ना, लिखा है 4500। लेकिन बाहर जाकर के जब आप किरीट या कोरोना तक पहुंचेंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 1 लाख केल्विन। और जैसे ही कोरोना में बाहर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़कर के आप देखेंगे 2 लाख 3 लाख केल्विन तक बढ़ जाता है। आगे देखेंगे सॉरी, जो आपका क्रोमोस्फीयर है उसमें सौर कलंक के चारों ओर चुंबकीय मेघ दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं साथियों? चुंबकीय मेघ। और ये चुंबकीय मेघ क्या कहलाते हैं? प्लेक्स या फ्लोकुली कहलाते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। प्लेक्स या फ्लोकुली एग्जाम में पूछा गया है, तो स्पेसिफिक ये टर्मिनोलॉजी है, टर्म है, इसको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे सौर तूफान यहां पर क्या कहलाते हैं? सौर तूफान आप वर्णमंडल में देखेंगे कहलाते हैं स्पीक्यूल्स। क्या कहलाते हैं साथियों? सौर तूफान स्पीक्यूल्स कहलाते हैं। अब स्पीक्यूल्स क्या है, इसका डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे जब हम सौर तूफान, सौर पवनों की अलग से चर्चा करेंगे। यहां पर आपको केवल ध्यान रखना है कि वर्णमंडल में सौर तूफान क्या कहलाते हैं? स्पीक्यूल्स। बेसिकली स्पीक्यूल्स का मतलब होता है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जो यहां से लेकर के कोरोना तक आप देखेंगे अध्ययन की मूल विषय वस्तु होता है। अब क्यों होता है इसकी चर्चा आगे के वीडियोस में करेंगे। पहले आप देखेंगे यहां पर प्लेक्स, फ्लोकुली क्या है? चुंबकीय मेघ है जो सौर कलंक के चारों ओर है। और वर्णमंडल का ये पूरा का पूरा हिस्सा आपके स्टडी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब कोरोना का डिस्कशन करते हैं। कोरोना या किरीट ये क्या है? वी कैन से इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द सन। ये सूरज का जो बाहरी आवरण है उस आवरण का सबसे बाहरी हिस्सा है, सबसे बाहरी हिस्सा है, ठीक है ना। और यहीं पर सूरज का जो बाहरी हिस्सा है वो क्या होता है? अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है, मतलब खुले अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाता है साथियों। इसे हम किरीट या कोरोना कहते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण की घटना होती है ना, सोलर एक्लिप्स होता है, तो सूर्य ग्रहण की घटना में क्या होता है? चंद्रमा सूरज को ढक लेता है, क्योंकि पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तीनों एक सिजगी रेक्टिलिनियर पोजीशन में, रेखीय स्थिति में आ जाते हैं, सरल रेखीय स्थिति में। यहां पर साथियों ध्यान रखिएगा, तो भी सूरज का एक हिस्सा धरती से एक डायमंड रिंग के रूप में दिखाई देता है, हीरक वलय के रूप में दिखाई देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका आपके एग्जाम्स में। ये जो हीरक वलय है ये एक्चुअल है क्या? ये हीरक वलय सूर्य के वायुमंडल का कोरोना वाला हिस्सा ही होता है। क्या होता है? जो सूर्य के वायुमंडल का कोरोना है वही हीरक वलय या डायमंड रिंग के रूप में दिखाई देता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है साथियों। अब देखेंगे कुछ स्पेसिफिक चीजें यहां पर लिखी है कोरोना के बारे में। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा है। इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? प्लूटार्क और केपलर ने किया था। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम प्लूटार्क और केपलर ने क्या किया? इसका अध्ययन किया और उसे परिभाषित किया। आप देखेंगे कि कोरोना क्रोमोस्फीयर के ऊपर कई लाख किलोमीटर तक विस्तृत है। मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोस्फीयर है या वर्णमंडल है उसकी मोटाई केवल 2 से 3,000 किलोमीटर है। अब वहां से कोरोना जब शुरू होता है, जैसे ही वर्णमंडल खत्म हुआ कोरोना शुरू हुआ, और शुरू होकर के लाखों किलोमीटर की दूरी तक कोरोना बेसिकली फैला हुआ है, क्योंकि ये रेडियो सूर्य का हिस्सा है। रेडियो सूर्य का हिस्सा, रेडियो सूर्य मतलब वो सूर्य जो विकिरण के द्वारा बना हुआ है, सूर्य के भौतिक स्वरूप का ये हिस्सा नहीं माना जाता। आगे देखेंगे साथियों, इस क्षेत्र में सौर आयन, जो सौर आयन होते हैं या सौर विद्युतीय आयन होते हैं साथियों, देखेंगे वो विद्युतीय हवाओं में बदल जाते हैं और इन्हें ही हम सौर पवने कहते हैं, ठीक है ना। सूर्य में जो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं या प्लाज्मेटिक पार्टिकल्स होते हैं, प्लाज्मा मतलब होता है द 4th स्टेज ऑफ द मैटर। पदार्थ की पहली अवस्था क्या कहलाती? ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था में जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। ये थोड़ा सा साइंस का मुद्दा है तो बहुत ज्यादा उसमें ना जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, जो आवेशित कण वाला हिस्सा है ये, यहीं पर क्या होता है, क्या तैयार होती है? इलेक्ट्रॉनिक विंड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पवने। और इन्हीं पवनों का नामकरण किया गया है सौर पवने। क्या नाम किया गया है साथियों? सौर पवने कहा जाता है इसको। ये जो सौर पवने होती हैं इसका मापन किससे करते हैं? तो इसका मापन कोरोना ग्राफ से करते हैं साथियों, ठीक है ना।
कोरोनाग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जिससे क्या किया जाता है साथियों, आप देखेंगे कि सौर पवनों का मापन किया जाता है। जो सौर पवनें कहां तैयार होकर के चल रही हैं, कोरोना से तैयार होकर के सूरज के बाहर अंतरिक्ष की ओर चल रही हैं। साथियों देखेंगे इसके बाद कि कोरोना का जो प्रधान तत्व है वो क्या है, प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस इज द मेजर फैक्टर या मेजर इश्यू ऑफ द कोरोना। प्रोमिनेंस है क्या, प्रोमिनेंस कुछ नहीं है, केवल पर्यायवाची है किसका, सौर तूफान का। जब सौर तूफान की बात करते हैं, अभी हमने कहा कि सौर तूफान क्या है, सौर पवनों की जब स्पीड बदल जाती है, बढ़ जाती है, तो उसी को हम सौर तूफान कह देते हैं। तो सौर तूफान का अध्ययन मूल रूप से किया जाता है कहां पर, आप देखेंगे कोरोना में। सौर पवनें ऐसी होती हैं जो एक निश्चित गति से हमेशा चलती रहती, गति इनकी 700 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। लेकिन जो सौर तूफान होती है इनकी गति 1200 से 1500 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से इनकी गति होती है और विकिरण बहुत तेजी से बाहर की ओर निकलता है। साथियों जैसे धरती पर आप देखते हैं हवाएं हमेशा चलती हैं, लेकिन तूफान कभी कभी चलते हैं और बहुत तेज चलते हैं। बस वही अंतर यहां भी समझ लीजिए। यहां पर जो आग का तूफान है, विकिरण का तूफान है, वो कभी कभी चलता है, लेकिन विकिरण की हवा हमेशा चलती रहती है कोरोना से बाहर की तरफ सूरज में। आगे देखेंगे साथियों कि क्या है कोरोना का प्रधान तत्व, प्रोमिनेंस है, जिसे सौर तूफान भी कहते हैं, सौर पवनें भी कह सकते हैं। देखेंगे कि जिसे स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ, ये नाम ध्यान रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। क्या लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ या फिल्टरग्राम। फिल्टरग्राम ये आपके सामने बना हुआ है साथियों। ये एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन फिर भी आपको कैसे इसमें रीडिंग्स होती हैं, कैसे इसमें चीजों को फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए मैंने छोटी सी एक इमेज यहां पर लगाई हुई है। देखेंगे स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ या फिल्टरग्राम द्वारा देखा जाता है। किसके द्वारा, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ और फिल्टरग्राम से हम प्रोमिनेंस का अध्ययन करते हैं। एक्चुअली प्रोमिनेंस है क्या साथियों, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रोमिनेंस कुछ नहीं है, सौर तूफान, सोलर विंड्स, सोलर स्टॉर्म्स हैं जो क्या होते हैं, सूर्य के कोरोना से बाहर अंतरिक्ष की ओर निकलते हैं। चलिए आगे चलते हैं साथियों, कुछ चीजें और देखेंगे, इन चीजों को नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज का हमारा जो सेशन है, यहां पर हम सूरज को कंप्लीट कर चुके हैं और सूरज की बाहरी और आंतरिक संरचना को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें सौर परिवार या ग्रहों की तरफ आना है। लेकिन साथियों यहां पर एक चीज मैं बता दूं, अभी सूर्य के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे दी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सन। उसके बाद हम देखेंगे कि सूरज के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अभी हमने सौर तूफान की बात की, या हमने सौर कलंकों की बात की, या फिर हमने बात की सौर पवनों की कि यूजीन पार्कर ने कैसे सौर पवनें नाम दिया, क्या विशेषताएं बताई, 1958 में कैसे इसको डिफाइन किया, ये पवनें किस प्रकार से वैन एलन बेल्ट को प्रभावित करती हैं, वैन एलन बेल्ट है क्या, ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे। पहले हमें ग्रहों का डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि सौर परिवार के बारे में पहले हमें जानकारी हो जाए, उसके बाद सूरज के विशेष पक्ष के लिए एक अलग से वीडियो होगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक टेबल आपके सामने है। ये टेबल क्यों बनाई गई है साथियों, जो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ठीक है ना, सूर्य से दूरी के आधार पे मैंने 8 ग्रह बता दिए हैं। इन 8 ग्रहों के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। जो सामान्य तथ्य हैं, अगर आप बहुत ही जिसको बोल सकते हैं ऐसे एग्जाम्स को देखते हैं जिसको हम वनडे एग्जाम कहते हैं, तो उनमें इन तथ्यों को काफी पूछा जाता है। लेकिन सिविल सर्विसेज की बात करेंगे या जेआरएफ, यूजीसी, जेआरएफ नेट की बात करेंगे, तो वहां पर इनका महत्व उतना नहीं है। लेकिन इनको जानने के बाद ही हम ग्रहों की जो विशेषताएं अलग से पढ़ेंगे, वो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद रखनी है। जल्दी से टेबल में आपको पढ़ के बता देता हूं, ताकि एक बार पढ़ते समय आप भी इसको रिकॉल कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए सबसे पहले क्या है, ग्रह का नाम लिखा हुआ है साथियों, ग्रह का नाम, फिर सूरज से दूरी लिखी हुई है, फिर हर एक ग्रह का भूमध्य रेखीय व्यास, मतलब पूर्व से पश्चिम। अगर गोला है तो गोले में उत्तर से दक्षिण नहीं, पूर्व से पश्चिम देखेंगे। इक्वेटोरियल डायमीटर, उसके बाद द्रव्यमान। जब हम ग्रहों के द्रव्यमान को देखेंगे तो यहां पृथ्वी के द्रव्यमान को क्या मान लेंगे, 1, मतलब इकाई मान लेंगे, उससे तुलना करेंगे। अक्षीय घूर्णन, मतलब हर एक ग्रह अपने अक्ष पे ऐसे गोल गोल घूमता है, धरती भी घूमती, जिससे दिन और रात होते हैं। तो जो घूर्णन है वो कितने समय में होता है। उसके बाद परिक्रमा अवधि, सूरज के चारों ओर कोई ग्रह घूमता है तो सूरज के चारों ओर कितने दिन में घूम लेगा, ये चीज समझ में आना चाहिए। फिर औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी कितनी है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में उसको मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे उपग्रहों की संख्या कितनी है, कौन से आप देखेंगे ग्रह के कितने सैटेलाइट्स या उपग्रह हैं, ये पता होना चाहिए। फिर एवरेज टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट, किस ग्रह पर कितना एवरेज टेम्परेचर पाया जाता है। तो जल्दी से इस टेबल को हम एक बार क्या करते हैं, रीड करते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। देखेंगे सबसे पहले कि बुध के बारे में जानकारी है, या मरकरी,
5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है सूरज से। कितना दूर है? 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। आप देखेंगे इसका भूमध्य रेखीय व्यास है 4880 किलोमीटर। देखेंगे इसका द्रव्यमान पृथ्वी का कितना है? 1/18 या 0.05। आप देखेंगे ये 59 दिनों में क्या करता है? अपने अक्ष पे घूर्णन करता है। मतलब पृथ्वी का 59 दिन बराबर बुध का 1 दिन। देखेंगे नेक्स्ट, परिक्रमा अवधि 88 दिन, मतलब सबसे पहले सूरज की परिक्रमा पूरी करता है। पृथ्वी तो 365 दिनों में पूरी करती है। नेक्स्ट देखेंगे औसत घनत्व लगभग पृथ्वी के आसपास है 5.4। उसके बाद उपग्रहों की संख्या, एक भी उपग्रह नहीं है इसके। इसका जो तापमान औसतन माना जाता है 350 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद शुक्र या वीनस। शुक्र या वीनस में आप देखेंगे सूरज से दूरी कितनी है? 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर। इसका भूमध्य रेखीय व्यास इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है? 12100 किलोमीटर। आप देखेंगे द्रव्यमान पृथ्वी का 0.08। उसके बाद ये 243 दिन में क्या करता है? अपने अक्ष पे घूर्णन करता है और 225 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाता है। बड़े आश्चर्य की बात है, इट इज ओनली द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है साथियों जो जिसका एक साल छोटा होता है और एक दिन बड़ा होता है। मतलब एक दिन का समय एक साल से भी क्या होता है साथियों? बड़ा होता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है क्योंकि एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है, जबकि एक साल पृथ्वी के आप देख रहे हैं कितने दिनों के बराबर है? 225 दिनों के बराबर है। फिर देखेंगे औसत घनत्व कितना है? 5.2। उसके बाद उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0, एक भी उपग्रह नहीं इसके। औसत तापमान इसका माना जाता है 475 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा तापमान इसी का है क्योंकि इसको हम हरित ग्रह के साथ साथ प्रेशर कुकर प्लेनेट भी कहते हैं। वस्तुतः इसके एटमॉस्फेयर में क्या है साथियों? देखेंगे कि इसके एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करती है? जनरेट करती है, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हो जाता है, 475 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट, पृथ्वी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले सूरज से दूरी कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। इसी को हम क्या कहते हैं? 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। ये औसत दूरी है, जितनी दूरियां बता रहे हैं सभी ग्रहों की औसत, क्योंकि हर एक ग्रह दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है? सूरज के चारों ओर घूमता है, तो बहुत निकट भी आ जाता है, बहुत दूर भी चला जाता है। उसका एवरेज लिया है हमने यहां पर, ठीक है ना। तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर ये एवरेज डिस्टेंस है सूरज और धरती के बीच का। इसको एक खगोल की इकाई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है कितना है? इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है? आप देखेंगे 12756 किलोमीटर। फिर देखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 1 है। उसके बाद घूर्णन अवधि 23 घंटे 56 मिनट, जिसको हम दिन बेसिकली 24 घंटे के हिसाब से लेते हैं, लेकिन 23 घंटे 56 मिनट वो सही है। सूरज का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है पृथ्वी? 365 से 1/4 दिन में लगाती है, लेकिन हम एक साल का कैलेंडर 365 दिन करते हैं और हर चौथा साल क्या कर देते हैं? फरवरी 29 की करके लीप ईयर बनाकर 366 दिन कर देते हैं 1/4 को समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद औसत घनत्व कितना है? 5.5 है। उसके बाद उपग्रहों की संख्या कितनी साथियों? देखेंगे उपग्रहों की संख्या है बेसिकली कितनी? उपग्रहों की संख्या 1 है, चंद्रमा। उसके बाद औसत तापमान कितना है पृथ्वी का? 14.6 डिग्री सेल्सियस। यहां 14 लिखा है, चाहे तो आप लिख सकते हैं 14.6 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल पृथ्वी का औसत तापमान 14 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है, बट ऑनरली अभी ये माना जाता है 14.6 इज द एवरेज टेंपरेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। पृथ्वी के धरातल पर एवरेज टेंपरेचर कितना है? 14.6 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे साथियों नेक्स्ट है आपका मंगल। जो मंगल है साथियों, ये देखेंगे कि सूरज से 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। इसका जो इक्वेटोरियल डायमीटर है, भूमध्य रेखीय व्यास है 6800 किलोमीटर है। इसका द्रव्यमान 1.1 है। पृथ्वी को एक मान करके द्रव्यमान लिखा जा रहा है, ठीक है ना। 25 घंटे में क्या करता है? ये 25 घंटे में अक्षीय घूर्णन पूरा कर लेता है, पृथ्वी से 1 घंटे ज्यादा लेता है। 687 डेज में क्या करता है? सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगा लेता है। साथियों इसका औसत घनत्व 4 है। उपग्रहों की संख्या 2 है, फोबोस और डेमोस। देखेंगे कि ग्रहों का तापमान कितना है, तो ग्रहों का तापमान है साथियों देखेंगे 28 डिग्री। इस ग्रह का अगर हम बात करेंगे मंगल ग्रह का एवरेज टेंपरेचर कितनी है? 28 डिग्री सेल्सियस। मतलब धरती के टेंपरेचर से लगभग आप देखेंगे डबल है। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद बृहस्पति या जुपिटर, ये सबसे बड़ा ग्रह है, इसके बारे में डिटेल बाद में पढ़ना है। आप देखेंगे सूरज से दूरी 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर है। साथियों मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट या क्षुद्रग्रह पेटिका कहते हैं। उसका अध्ययन भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन पहले टेबल पूरी कर ले। देखेंगे कि इसका जो भूमध्य रेखीय व्यास है कितना है? लगभग 492,800 या 4,92,800 किलोमीटर। बहुत बड़ा है साथियों ये। देखेंगे इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना है। आप देखेंगे 9 घंटे 55 मिनट में सबसे फास्टेस्ट एक्सियल रोटेशन करता है। 9 घंटे 55 मिनट में एक दिन इसका होता है, मतलब पृथ्वी के दिन से भी छोटा दिन होता है इसका।
सूरज के चारों लगभग 11.9 वर्ष में एक चक्कर पूरा लगा लेता है। 1.3 इसका औसत घनत्व है, एवरेज डेंसिटी है। उपग्रहों की संख्या 2019 से कितनी होगी, 79 हो गई है। और उसके बाद इसका एवरेज जो टेंपरेचर है -123 डिग्री सेल्सियस माना गया है। साथियों नेक्स्ट है आपका शनि या सैटर्न, जिसको गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है, आकाशगंगा सदृश ग्रह। 1,42,00,000 किलोमीटर, लगभग 1,42,67,000 किलोमीटर दूर स्थित है किससे, सूरज से। आप देखेंगे कि 1,20,500 किलोमीटर इसका क्या है, भूमध्य रेखी व्यास है। ये बृहस्पति से थोड़ा सा छोटा दिखता है। 95 गुना इसका द्रव्यमान है किससे, पृथ्वी के द्रव्यमान से। आप देखेंगे 10 घंटे 40 मिनट में, 10 घंटे 40 मिनट में, यहां पर 40 कर दें इसको काट के, ये इसका क्या है, अक्षीय घूर्णन की अवधि, मतलब ये भी अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूमता है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे 29.3 वर्षों में क्या करता है, सूरज की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, इसलिए परिक्रमण काल 29.29.3 ईयर्स है। उसके बाद देखेंगे इसका जो घनत्व है, एवरेज डेंसिटी बहुत कम है 0.69, इसलिए इसको नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है, मतलब गैसीय और नपुंसक ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। आप देखेंगे उपग्रहों की संख्या कितनी, 22 है। तो आज आपका आंसर बदल जाएगा 2019 के बाद। अगर ये पूछा जाए 2019 के बाद कि सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो अब बृहस्पति नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका एवरेज टेंपरेचर कितना बताया जाता है, -181 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। माइनस में है टेंपरेचर साथियों, ध्यान रखिएगा, उसको प्लस में मत समझिएगा। जैसे जैसे सूरज से प्लैनेट्स दूर होते जाएंगे, दूरी की वजह से वहां पर माइनस में टेंपरेचर आता जाएगा। ज्यादा टेंपरेचर किसका होगा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का, पार्थिव ग्रहों का, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद टेंपरेचर कम होता जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे साथियों वरुण या यूरेनस, 2,87 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है सूरज से। इसका जो आप भूमध्य रेखी व्यास देखेंगे 51,400 किलोमीटर है। ये बेसिकली इसका जो द्रव्यमान है 15 है पृथ्वी के सापेक्ष। 16 घंटे 20 मिनट में क्या करता है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब एक दिन इसका 16 घंटे 20 मिनट का होता है। 84 वर्षों में क्या करता है, सूरज के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। 1.5 इसकी एवरेज डेंसिटी औसत घनत्व है। 27 इसके कुल उपग्रहों की संख्या है और -219 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, एवरेज टेंपरेचर है, -219 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सॉरी अरुण या नेपच्यून देख लेंगे। ये 4,49 करोड़, ध्यान रखिएगा सूरज से दूरी कितनी है, 4,49 करोड़ किलोमीटर है। आप देखेंगे 50,450 किलोमीटर क्या है इसका, आप देखेंगे भूमध्य रेखी व्यास है, इक्वेटोरियल डायमीटर है। ये 17 गुना द्रव्यमान रखता है पृथ्वी के सापेक्ष और ये 18 घंटे में क्या करता है, अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा कर लेता है। सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगभग 164.8 वर्षों में लगाता है साथियों। ये आप देखेंगे कि इसका एवरेज डेंसिटी या औसत घनत्व कितना है, तो 2 माना जाता है, पृथ्वी की अपेक्षा काफी कम है। इसके कुल उपग्रह कितने हैं, 14 है। और ध्यान रखिएगा इसका जो एवरेज टेंपरेचर है वो सबसे कम है पूरे के पूरे, अगर आप देखेंगे सौरमंडल में कितना है, -228 डिग्री सेल्सियस से -240 डिग्री सेल्सियस। साथियों मैंने आपको बताया था यहां पर कि जब हम बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इनकी बात करते हैं तो ये चारों क्या कहलाते हैं, ये चारों कहलाते हैं आपके पार्थिव ग्रह। क्या कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह। और उसके बाद हम बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की चर्चा करते हैं साथियों, तो ये क्या कहलाते हैं, ये जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह कहलाते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि ग्रह हम किसे कहते हैं सामान्य रूप से। तो आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन है, उसने किस प्रकार से ग्रहों को परिभाषित किया है, फिर पार्थिव ग्रह के बारे में क्या कहा है और उसके बाद जोवियन ग्रह के बारे में क्या कहा है, थोड़ा सा इस पे आज प्रकाश डालते हैं, देखेंगे साथियों आगे। अब यहां पर सबसे पहले आप एक सामान्य रूप से कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेंगे ग्रहों के बारे में, उसके बाद जो मैंने पार्थिव और जोवियन ग्रह की बात की है उसकी चर्चा करेंगे। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे, सामने ही लिखा है कि सबसे पास में है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप ये देखेंगे, ये पूछा जाए आपसे कि सूरज से सबसे ज्यादा दूर स्थित कौन सा है, तो वरुण या नेपच्यून। सबसे पास कौन सा स्थित है, तो बुध स्थित है या मरकरी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे आकार के अनुसार क्या हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर या बृहस्पति, और सबसे छोटे आकार का कौन है, तो बुध या मरकरी है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन से, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था साथियों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो पृथ्वी सदृश ग्रह है उनको हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं।
जोवियन ग्रह किसे कहा जाता है, बाहरी ग्रह किसे कहा जाता है, या बृहस्पति सदृश ग्रह किसे कहा जाता है। साथियों सबको मैंने फिगर में पिछली क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में उसको एक बार देखिएगा, फिर भी यहां पर आपको फैक्चुअली आपके नोट्स के हिसाब से बता दे रहा हूं। आप देखेंगे साथियों, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना, यूरेनस, नेपच्यून और साथ में सैटर्न और जुपिटर, इनको हम क्या कहते हैं, बृहस्पति सदृश ग्रह या गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह। बृहस्पति और उसके बाद के ग्रह जोवियन है, पृथ्वी और उसके आसपास के ग्रह, ठीक है, पृथ्वी और उसके आसपास के ग्रह क्या हो गए, पार्थिव, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और जोवियन क्या हो गया, बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, सौर मंडल या सोलर सिस्टम की जो डेफिनेशन एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि सूर्य उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, उसके उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्रग्रह, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, सम्मिलित रूप से सौर मंडल को बनाते हैं। ये डेफिनेशन पहले ही बताई थी, एक बार फिर से रिवीजन के लिए आपको बता दी। आगे चलते हैं साथियों, अब इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कशन में लेना है कि ग्रह को ग्रह क्यों कहते हैं, ग्रह को ग्रह क्यों कहते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय खगोल की संगठन है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यह कहा जाता है कि ग्रह किसे कहा जाएगा, अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें, किसको, ग्रह को परिभाषित करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं। IAU के अनुसार ग्रह वह है जो लगभग गोलाभ आकार का होता है। कैसा होता है, गोलाभ, गोला नहीं, गोलाभ। पृथ्वी क्या है, गोलाभ है, जियोइड शेप, लघ्वक्ष गोलाभ, गोला नहीं होगा, ध्रुवों पर चपटा होगा, लगभग गोलों का, पूरा गोल नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए। अगर कोई ग्रह है तो किसी न किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाएगा। हम अपने सौर मंडल के संदर्भ में बोलेंगे तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि वह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को ना काटे, ठीक है, मतलब जैसे पृथ्वी है, अगर वो मंगल की कक्षा को काट दे या सूर्य की कक्षा को काट दे, कक्षा मतलब परिक्रमण कक्ष, जिस कक्षा में सूरज के चारों ओर ग्रह घूमता है, अगर उस कक्षा को काटता है तो फिर वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। साथियों ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। कारण क्या था, यहां लिखा हुआ है निकाल दिया गया है। किसने निकाला है, तो अंतरराष्ट्रीय खगोल की संगठन ने। क्यों निकाला है, नासा ने यह बताया था कि 1979 से 1999 20 वर्षों के इस काल में जो आपका प्लूटो है वो नेपच्यून की कक्षा को काट करके सूर्य से अधिक समीप आ गया था, ठीक है, और नेपच्यून सबसे या वरुण सबसे दूर का ग्रह बन गया था, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। कैसे हुआ ये, अगर यहां पर बना दे, मान लीजिए सूरज है और उसके बाद सपोज मान लीजिए ये नेपच्यून की कक्षा है, ठीक है, इस नेपच्यून की कक्षा को किसने काट दिया, आप देख रहे हैं इस प्रकार से, इस नेपच्यून की कक्षा को यहां पर प्लूटो ने काट दिया। ये जो क्रॉस हुआ, इस क्रॉस की वजह से प्लूटो को क्या किया गया, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया 2006 में। बट राइट नाउ अभी फिर से ये कोशिश की जा रही है कि उसमें ग्रहों के सारे गुण हैं, केवल एक अवगुण को छोड़ करके तो उसको ग्रह की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। अभी ये बात चल रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। साथियों यहां पर हम देखेंगे वही चीज जो मैंने आपको बताई, वो लिखा है कि प्लूटो ने नेपच्यून की कक्षा को काटा है 79 से 99 तक, इसलिए IAU द्वारा 24 अगस्त 2006 को उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। साथियों इसको अब ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है या बौना ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह। और जहां पर प्लूटो है उसके आसपास के क्षेत्र को प्लूटोनिक क्षेत्र बोला जाता है। चलिए प्लूटोनिक क्षेत्र की बाद में चर्चा करेंगे, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्रहों के बारे में कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कि जो किसी तारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा हो, देखेंगे। उसके बाद इस चीज को हमने डिस्कशन में भी ले लिया। इसके बाद इसमें हाइड्रोस्टैटिक, द्रव स्थैतिक संतुलन ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में द्रव्यमान होना चाहिए। देखिए क्या है, कोई ग्रह जब क्या करता है, संतुलित रूप से सूरज के चारों ओर घूमता है, तो यह संतुलन उसका घूमने के समय बिगड़ना नहीं चाहिए। एक स्ट्रांगली बॉन्डेड मास होना चाहिए उसमें, और मास इतना होना चाहिए कि उसकी कक्षा बार बार, जिसको बोल सकते हैं व्युत्क्रम या परटर्बेशन की शिकार न हो पाए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि द्रव स्थैतिक संतुलन अगर बनाने लायक उसमें द्रव्यमान है तभी उसको ग्रह कहा जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस बनाने लायक अगर द्रव्यमान है तभी उसे ग्रह कहा जाएगा, अन्यथा उसको ग्रह की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। साथियों आगे देखेंगे, इसके बाद उसके आसपास अन्य आकाशीय पिंडों की भीड़ भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पर एक ग्रह है उस ग्रह के चारों ओर आप देखेंगे हजारों आकाशीय पिंड है, तो ऐसी स्थिति में उसको ग्रह नहीं माना जाएगा, उसको आकाशीय पिंड ही माना जाएगा। ग्रह आम रूप से आप देखेंगे अकेले होते हैं। हां, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बुध का क्या है, एक भी उपग्रह नहीं है, लेकिन वहीं शनि और बृहस्पति के देखेंगे तो 79 और 82 के आसपास उपग्रह हैं। आगे देखेंगे साथियों कुछ चीजें और हैं, अब आपको जो डिस्कशन में समझना है। अभी हमने ग्रह उपग्रह की बात की, साथ में केवल ग्रहों की परिभाषा देखी IAU के अनुसार। अब हम देखेंगे कि पार्थिव ग्रह क्या होते हैं।
अभी हमने देखा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये क्या है आपके पार्थिव ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब इन पार्थिव ग्रहों की खासियत क्या है? बहुत ही सामान्य से कुछ पॉइंट्स में आपको समझ में आ जाएगा साथियों। सबसे पहली बात है कि पृथ्वी के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, पृथ्वी के जैसे कठोर भी हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। और इनके मेंटल में, मेंटल मतलब बीच की परत, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, सबसे नीचे कोर होता है, बीच की परत मेंटल कहलाती है। मेंटल में लोहा और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है। अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी के भी मेंटल में क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक है। अगर हम देखेंगे स्पेस के वर्गीकरण में तो सियाल, सीमा और नेफे। सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, जो बीच वाली परत है उसको हम आगे देखेंगे। यहां पर केवल आपको यह ध्यान रखना है कि मेंटल या भूप्रभार या बीच की परत, अगर मान लीजिए यहां पर एक गोला मैंने बनाया, इस गोलों में इस प्रकार से 2 और इस प्रकार से 3 परत बना दी, ठीक है ना। तो ये जो बीच वाली परत है, इस बीच वाली परत में क्या होना चाहिए? लोहा और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में होना चाहिए। यह शर्त है पार्थिव ग्रह की। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद कि भूपर्पटी या धरातल पतली चट्टानी परत से निर्मित होना चाहिए। अब धरती का जो धरातल है जिसपे हम रहते हैं साथियों, केवल अगर महाद्वीपीय क्षेत्र में देखेंगे तो 32 किलोमीटर मोटा है। कितना है? केवल 32 किलोमीटर मोटा। उसके नीचे मेंटल शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो चट्टानी हिस्सा है, जो धरातल को बना रहा है, भू सतह को बना रहा है, क्रस्ट को बना रहा है, वो क्या होगा? बहुत पतला होगा। बहुत कैसा होगा? पतला सा होगा। देखेंगे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कोर या अंततम हिस्सा भारी धातुओं से बना होना चाहिए। कोर का मतलब होता है सबसे अंदर वाला हिस्सा। ये है आपका सबसे अंदर वाला हिस्सा, यहां पर हम बना दें, मान लीजिए ये सबसे अंदर का हिस्सा है, तो ये कोर कहलाता है। ये किसका बना होना चाहिए साथियों? ये लोहा, निकेल, ऐसे बहुत ही भारी तत्वों, धातुओं का बना होना चाहिए, क्योंकि इसी से उसमें क्या आएगा? हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जनरेट होगा और उसका संतुलन बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, इनमें वायुमंडल महीन होता है तथा विरल होता है। आप देखेंगे बुध के चारों ओर तो वायुमंडल है ही नहीं, हाइड्रोजन की एक लेयर पाई जाती है बस, वो भी पतली सी। शुक्र का वायुमंडल है लेकिन वो भी कैसा है? महीन है। पृथ्वी के चारों ओर भी ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज्यादा डेंस वायुमंडल नहीं है। आप देखेंगे ये वायुमंडल मतलब वायु या गैसेस की प्रेजेंस तो होगी, एग्जिस्टेंस तो होगा, अस्तित्व तो होगा, लेकिन गैसें, ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक मोटी परत के रूप में नहीं होगी। पृथ्वी पर भी जो 90% गैसेस होती है वो केवल 300, 400, 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे रेयर अमाउंट ऑफ द गैसेस वहां पर एग्जिस्ट करता है, मतलब गैसेस की बहुत ही कम अमाउंट वहां पर पाई जाती है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, हमने ये पार्थिव ग्रहों के बारे में आपको कुछ चीजें बताई। अब आगे चलते हैं, देखते हैं साथियों जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। तो जोवियन ग्रहों के बारे में कुछ बातें यहां पर लिखी हुई हैं, देख लेते हैं ये जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, साथ में अरुण और वरुण, ये 4 क्या कहलाते हैं? आपके जोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं। अब जोवियन प्लैनेट्स की खासियत क्या है, इसके प्रमुख तथ्य क्या है? सबसे पहली बात है मंगल की परिक्रमा कक्षा के बाहर स्थित होते हैं। जो मंगल की परिक्रमण कक्षा है उसके बाद जितने ग्रह, मतलब बृहस्पति प्लस उसके आगे के बाहर के ग्रह, वो क्या कहलाते हैं? जोवियन प्लैनेट्स। इसमें एस्टेरॉइड बेल्ट को शामिल नहीं किया जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। एस्टेरॉइड बेल्ट अलग चीज है, क्षुद्र ग्रह भी मंगल के बाद ही स्थित है लेकिन वो अलग चीज है, उसको अभी इसमें शामिल मत करिएगा क्योंकि वो ग्रह भी नहीं है, वो तो केवल एक डिस्क है, पट्टी है। आगे देखेंगे इसके बाद अन्य नाम क्या है इसके। अगर आप देखेंगे जोवियन प्लैनेट के तो बृहस्पति सदृश ग्रह कहते हैं और साथ में गैसीय ग्रह भी कहते हैं इसको। ध्यान रखेंगे प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या इनमें ज्यादा होती है। अब आपने देखा कि बृहस्पति के 79, 79, शनि के 82, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून देखेंगे 14 और 27, इतने सारे आप देख रहे हैं उपग्रह हैं। लेकिन पार्थिव ग्रहों में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बुध का एक भी नहीं है, शुक्र का आप देख रहे हैं एक भी नहीं है, पृथ्वी का केवल एक, और साथ में आप मंगल के देखेंगे फोबोस, डेमोस 2। तो आप देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या है ये बहुत अधिक होती है जोवियन प्लैनेट्स में। आप देख रहे हैं इसके बाद कि पार्थिव ग्रहों की तुलना में ये इनका आकार भी क्या होता है? बड़ा होता है। अब बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून का आकार पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा है, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100 गुना बड़ा है, ठीक है ना। तो इनका आकार बहुत बड़ा होता है। देखेंगे वलय या रिंग भी इनके चारों ओर उपस्थित होती है। आपको पता है कि जो शनि है उसको हम आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं क्योंकि उसके चारों ओर 8 वलय पाए जाते हैं। अभी हम डिटेल डिस्कशन में उसको देखेंगे। उसके चारों ओर क्या पाए जा रहे हैं? 8 वलय पाए जा रहे हैं साथियों। आप देख रहे हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के चारों ओर क्या वलय हैं? बिल्कुल नहीं है। वहां पर आप देखेंगे शनि के चारों ओर वलय हैं, उसके बाद थोड़े से वेल्ड रिंग्स या थोड़े से कुछ धूमिल वलय आप देखेंगे कि अरुण के चारों ओर भी पाए जाते हैं।
जो वलय की संख्या रोड के चारों ओर कितनी है, 5 है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन, ये सब हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे वलय क्या पृथ्वी के चारों ओर है, मंगल के चारों ओर है, शुक्र या बुध के चारों ओर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वलयों की अनुपस्थिति है कहां पर, पार्थिव ग्रहों में, पृथ्वी सदृश ग्रहों में, लेकिन जोवियन प्लैनेट्स के चारों ओर वलय पाए जा सकते हैं। आगे देखेंगे साथियों, ये जितनी चीजें हमने जोवियन प्लैनेट्स के बारे में बोली हैं उन सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आज से हम प्लैनेट का डिस्कशन भी शुरू कर रहे हैं। देखिए अभी हमने प्लैनेट्स में क्या किया है, सबसे पहले देखा कि ग्रहों की परिभाषा क्या है IAU के अनुसार, उसके बाद हमने देखा कि पार्थिव ग्रहों की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, किन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, फिर जोवियन ग्रह किन्हें कहते हैं, इनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। साथियों अब हमें देखना है जो 8 ग्रह हैं उनके बारे में विशेष जानकारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है। सबसे पहली शुरुआत करते हैं, आपके सामने जो पिंड दिख रहा है आकाशीय पिंड, यह है मरकरी या बुध से शुरुआत करते हैं। साथियों आपको ध्यान रखना है जब हम बुध की बात करेंगे तो बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, ठीक है ना, यही चीज लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूं कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। अभी हमने देखा कि ये क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है और अपने अक्ष पे 59 डेज में घूमता है, ठीक है ना। अक्षीय घूर्णन कितने समय में करता है, अभी हमने वहां पर पढ़ा है कि अक्षीय घूर्णन की इसकी अवधि है आपकी 59 डेज, लगभग 59 डेज, सॉरी 59 लिख लेंगे, 59 डेज, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये सबसे छोटा ग्रह है, अभी हमने क्रम भी पढ़ा, इसका जो आकार है वो 8 ग्रहों में सबसे छोटा है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य से निकटतम है लेकिन यहां वायुमंडल नहीं पाया जाता। साथियों वायुमंडल यहां पर नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि पार्थिव ग्रहों के चारों ओर वायुमंडल या वायु की मात्रा या तो बहुत महीन है, बहुत कम है, या तो है ही नहीं। अब आगे देखेंगे साथियों, लिखा है कि यहां सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। जो ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, मतलब सुबह और रात के तापमान में जो डिफरेंस है, वो सबसे ज्यादा डिफरेंस, सबसे ज्यादा अंतराल बुध पे ही पाया जाता है। कितना अंतराल है साथियों, तो लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 560 डिग्री सेल्सियस। आप इमेजिन कर सकते हैं इतने अंतराल पर, इतने टेम्परेचर डिफरेंस पे क्या मनुष्य का अस्तित्व रह सकता है, सजीवों का अस्तित्व रह सकता नहीं, रह सकता। इस वजह से वहां पर जीवन ही नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो जीवन नहीं होगा, पानी नहीं है तो जीवन नहीं होगा। और तापमान का अंतराल देख रहे हैं साथियों, दैनिक तापांतर 560 डिग्री सेल्सियस है। देखेंगे अधिकतम तापमान कितना है, तो अधिकतम टेम्परेचर है 390 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम टेम्परेचर कितना है, -170 डिग्री सेल्सियस। और इसके बीच का अंतराल कितना हो गया, -170 और 390, तो 560 डिग्री होता है, 560 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे इसका कोई उपग्रह नहीं है, साथ में देखेंगे इसका एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। ये सामान्य जानकारियों के साथ साथ अब कुछ विशेष जानकारियों की बारी आती है। साथियों ध्यान रखिएगा कि जब बुध के चारों ओर वायुमंडल का अभाव है, इसी वजह से होता क्या है कि बुध में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ज्यादा बर्फीली ठंडी होती हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, बुध पे क्या होता है, दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं, ठीक है। बुध के चारों ओर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का आवरण है, हाइड्रोजन गैस का बहुत ही महीन आवरण है, साथ में एक चुंबकीय क्षेत्र भी बुध पर पाया जाता है। साथियों वही बात यहां पर लिखी हुई है कि बुध पर एक चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन का आवरण पाया जाता है इसके चारों ओर। ये जो हाइड्रोजन का आवरण है साथियों, ये लगातार सौर पवनों के साथ क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन करता रहता है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा का जो अपर सरफेस है रिंगोलिथ, उस पे भी पाया जाने वाला जो आवरण है वो क्या करता है, सौर पवनों से क्रिया करता है और हीलियम 3 बनाता है। क्या बनाता है, हीलियम 3। अब बुध के सरफेस पर क्या बन रहा है, हम वहां पहुंचेंगे तब समझेंगे, अभी तक पहुंचे नहीं है। तो इस क्रिया प्रतिक्रिया का क्या परिणाम है, वो केवल इमेजिनेशन है, परिकल्पना है, उसमें कोई अभी सही तथ्य हमारे पास नहीं है। हम चंद्रमा तक पहुंच गए तो हमने बता दिया कि हीलियम 3 है, वहां पहुंचेंगे तो हम देखेंगे। साथियों देखेंगे कि यहां पर आवरण जो है, वो आवरण क्या करता है, सौर पवनों के साथ निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया करता है। साथियों आपको पता है ना कि जो शुक्र है उसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं, सुबह का तारा, सांझ का तारा, या उसको हम कॉस्पोरस और हेस्पेरस कहते हैं। मतलब सुबह शाम ये हम अपनी आंखों से आसमान में क्या कर सकते हैं, शुक्र को देख सकते हैं। ठीक वैसे ही आप ध्यान रखिएगा कि साल में 3 बार जो बुध होता है वो पृथ्वी से सुबह और शाम को दिखाई देता है।
इसलिए बुध को भी सेकंड पोजीशन पे या दूसरे नंबर पे पृथ्वी के संदर्भ में मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की संज्ञा दी जाती। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुध की जो साइनोडिक अवधि है वो साइनोडिक अवधि 116 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 116 डेज की होती है। तो 365 दिनों में 3 बार ऐसी प्रघटना हो जाती है कि वो पृथ्वी से दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसे शुक्र दिखाई देता है। इसलिए इसको भी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। शुक्र के साथ साथ बुध को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। यहां पर वही चीज लिखी है साथियों कि बुध वर्ष में 3 बार, ये 3 बार ध्यान रखिएगा साथियों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, थोड़ा सा यहां ध्यान रखेंगे। सुबह और शाम को पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण है बुध की साइनोडिक अवधि का। जिसका कारण क्या है साथियों? आप देखेंगे कि बुध की साइनोडिक अवधि का 116 दिनों का होना। कितना होना? 116 डेज का होना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, इस फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत अच्छे से 2-3 बार इसको रिवाइज करके दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांजिशन ऑफ मरकरी, बुध के पारगमन की चर्चा करते हैं। बुध का पारगमन होता क्या है हमें पता होना चाहिए। तो साथियों क्या है, आप देखेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में 2 ही ग्रह और स्थित हैं, जो कई बार क्या होता है जब सरल रेखी पोजीशन में आ जाते हैं तो ये संक्रांतिक पोजीशन में क्या होता है, सूरज में ये ग्रह काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है सूरज में। वैसे ही बुध जब सूरज में काले धब्बे के रूप में दिखाई देगा तो उसको हम क्या कहते हैं? बुध का पारगमन। थोड़ा सा इसको समझेंगे। यहां पर सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पर तीनों ग्रहों को बना दिया। यह आपका सूर्य हो गया, ठीक है, आपका सन हो गया सूर्य, और उसके बाद सपोज मान लीजिए कि आपका ये बुध हो गया, ये हमने बना दिया, ये आपका बुध हो गया, ठीक है। इसका कलर दूसरा ले लेंगे क्योंकि ये देखेगा नहीं साथियों। तो यहां पर सपोज मान लीजिए हमने लाल कलर ले लिया ताकि ये देखे, ये बुध हो गया, ठीक है। और बुध के बाद सपोज मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ये आपकी पृथ्वी हो गई। यहां पर मैंने लिख दिया सन, ये पर लिख दिया आपका बुध, और उसके बाद ये लिख दिया पृथ्वी। अब जब आकाश में तीनों रेक्टिलिनियर पोजीशन में आ जाए, कैसे आ जाए? एक सरल सीधी रेखा में आ जाए, ठीक है ना, सिजगी की कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो सूरज है, सूरज की सतह पर बुध कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल तिल, काले तिल जैसे छोटे से धब्बे के रूप में दिखाई देगा। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है बुध का पारगमन, ट्रांजिशन ऑफ मरकरी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो बुध के पारगमन की घटना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस फिगर के हिसाब से आपको समझना है। ये जो बुध के पारगमन की घटना है, ये 1 शताब्दी में 13 बार होती है। कितने बार होती है साथियों? ध्यान रखिएगा, 1 सदी में 13 बार होती है। और आप देखेंगे अलग अलग जगहों से अलग अलग समय पर यह प्रघटना दिखाई देती है। साथियों, बुध का पारगमन और शुक्र का पारगमन, ये दोनों हम तुलनात्मक रूप से समझेंगे, लेकिन आज के लिए बुध के पारगमन की जो हमने शुरुआत की है, यहीं पर हम क्या करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। फिर बुध के पारगमन को शुक्र के पारगमन के साथ तुलनात्मक रूप से हम नेक्स्ट क्लास में समझना शुरू करेंगे और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनकी भी विशेषताओं को कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत लाभदायक होगा। अच्छे से वीडियो को देख करके चीजों को बहुत अच्छे से तैयार करिए साथियों, आपको बिल्कुल बुक्स को रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।